हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं बहलोल लोधी का इतिहास। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था सैयद वंश के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, ताकि इसकी जो शुरुआत है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बहलोल लोधी ने दिल्ली की सत्ता कैसे प्राप्त की, उसका वर्णन उसी वीडियो में आपको मिलेगा। और वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए तो वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं उन तथ्यों पर बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में वो तथ्य पूछे जाते हैं। उन्हीं तथ्यों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बहलोल लोधी का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं लोधी वंश के परिचय की, क्योंकि लोधी वंश का जो परिचय है वो जान लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे बहलोल लोधी के इतिहास पर। लोधी वंश, जिसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश माना जाता है। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने तुर्की सत्ता को समाप्त करके अफगानी राज्य की स्थापना की थी, और इसे ही लोधी वंश के नाम से इतिहास में जाना जाता है। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अपना शासन किया था। लोधी वंश के अंतर्गत कुल 3 शासकों, पहला बहलोल लोधी जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया था। दूसरा शासक सिकंदर शाह लोधी जिसने 1489 से 1517 तक शासन किया था, और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था जिसने 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोधी वंश को दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजवंश माना जाता है। लोधी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? मुगल वंश। उसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे केवल लोधी वंश की चर्चा कर रहा हूं। और लोधी वंश की स्थापना 1451 में किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। और 1451 में बहलोल लोधी ने तुर्की सत्ता को समाप्त करके अफगानी राज्य की स्थापना की थी, और इसी अफगानी राज्य को लोधी वंश के नाम से इतिहास में जाना जाता है। लोधी वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो 1451 से 1526 के मध्य में माना जाता है। और लोधी वंश के अंतर्गत कुल 3 शासकों ने शासन किया था। पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर शाह लोधी, और तीसरा इब्राहिम लोधी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बहलोल लोधी के प्रारंभिक इतिहास पर। बहलोल लोधी का जन्म जून 1401 ईस्वी में आधुनिक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित दोराला नामक कस्बे में हुआ था। यहां पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। यहां पर इतिहासकारों में बहुत विवाद है। कोई इतिहासकार लिखता है कि मुल्तान में हुआ था जन्म, तो कोई इतिहासकार लिखता है कि दोराला में जन्म हुआ था। यहां पे इतिहासकार एक मत नहीं है, तो मैं भी कुछ निश्चित तौर पे कह नहीं सकता। बहलोल लोधी का वास्तविक नाम बहलोल शाह गाजी था। बहलोल लोधी के पिता का नाम काला शाह था, जिसे कुछ इतिहासकारों ने दौरा लाकर राज्यपाल भी बताया है। और इसीलिए अधिकतर जो इतिहासकार हैं ऐसा मानते हैं कि बहलोल लोधी का जन्म दौराला में हुआ था। लेकिन कुछ ही इतिहासकार लिखते हैं बहलोल लोधी का जन्म मुल्तान में हुआ था, और मुल्तान आधुनिक पाकिस्तान में है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को ही माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और बहलोल लोधी का जो वास्तविक नाम था बहलोल शाह गाजी, इसको आपको याद रखना है। इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। बहलोल लोधी के माता पिता का जल्द देहांत होने के कारण उसकी परवरिश उसके चाचा अबू इस्माइल ने की थी। अबू इस्माइल खां सरहिंद का सूबेदार था। सरहिंद आधुनिक पंजाब में है। अबू इस्माइल खां को मलिक सुल्तान शाह के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर इतिहासकारों ने मलिक सुल्तान शाही नाम लिखा हुआ है।
अबू इस्माइल खां ने अपनी पुत्री का निकाह बहलोल लोधी के साथ कर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मैं आपको बता दूं, बहलोल लोधी ने 2 शादियां की थी। पहली जो शादी हुई थी वो अबू इस्माइल खां की पुत्री शम्स खातून के साथ में हुई थी, और दूसरी शादी हुई थी अम्बा के साथ, जो जिन्हें बीबी अम्बा के नाम से भी इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, जो कि हिंदू रानी थी बहलोल लोधी की। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हालांकि मैंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। लोधी वंश के शासकों को अफगानों की गिलजाई शाखा से संबंधित माना जाता है। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोधी वंश के शासकों को अफगानों की जो गिलजाई शाखा है उससे संबंधित माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि साहू खेल से संबंधित माना जाता है, लेकिन साहू खेल जो कुटुंब है वो गिलजाई शाखा के ही अंतर्गत आता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और उस समय दिल्ली पर मोहम्मद शाह का शासन था। इस आक्रमण को विफल करने में बहलोल लोधी ने मोहम्मद शाह की सहायता की, तथा इसी अवसर पर मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को खान ए खाना की उपाधि देकर अपना पुत्र कहा था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए 1440 में क्या हुआ था कि मालवा का शासक था उस समय महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने अचानक से दिल्ली पे आक्रमण किया, और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह सामना नहीं कर सकता था महमूद खिलजी का, तो उसने क्या किया कि बहलोल लोधी से सहायता मांगी। बहलोल लोधी ने उस समय उसकी सहायता की, और उसी अवसर पर क्या किया था कि खान ए खाना की उपाधि किसको दी थी? बहलोल लोधी को दी थी मोहम्मद शाह ने, और अपना पुत्र भी कहा था। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इसकी चर्चा आगे भी होगी। 1451 ईस्वी में दिल्ली की जनता के द्वारा साहना शहर तथा अमीर कोहिथे को सिंहासन से उतारकर बहलोल लोधी को दिल्ली का नया शासक बना दिया था। देखिए, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी चाहिए तो मेरा पिछला वाला जो वीडियो है सैयद वंश वाला, वो देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ इस चीज को वहां पर समझाया है, और वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको समझाया है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि बहलोल लोधी ने जो दिल्ली की सत्ता है वो कैसे प्राप्त की थी। बहलोल लोधी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखकर सिंहासन प्राप्त करने को कहा। अलाउद्दीन आलम शाह ने कहा, मेरे पिता तुम्हें अपना पुत्र मानते थे, इसीलिए बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें दिल्ली का सिंहासन देता हूं, और मैं तो सिर्फ बदायूं के परगने से ही संतुष्ट हूं। यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मोहम्मद शाह ने किसको अपना पुत्र कहा था? बहलोल लोधी को। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह ने अपना पुत्र कहा था, और मोहम्मद शाह का पुत्र कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक भी था और बदायूं का राज्यपाल भी था। वास्तविक तौर से अगर देखा जाए और वैधानिक तौर पर, तो अलाउद्दीन आलम शाह ही दिल्ली का शासक था, लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह थोड़ा कमजोर शासक था, इसीलिए वो दिल्ली की सत्ता को संभाल नहीं सकता था, तो इसीलिए वो बदायूं चला गया था। और दिल्ली की जनता ने क्या किया था कि बहलोल लोधी को दिल्ली का शासक बना दिया था। लेकिन बहलोल लोधी ने क्या किया था कि सत्ता प्राप्त करने से पहले अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखकर ये कहा था कि आइए आप सत्ता ग्रहण कीजिए। लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह ने क्या कहा था कि मेरे पिता तुम्हें अपना पुत्र मानते थे, इसीलिए बड़े भाई होने के नाते मैं दिल्ली की सिंहासन तुम्हें देता हूं, मैं तो सिर्फ बदायूं के परगने से ही संतुष्ट हूं, ये कह दिया था अलाउद्दीन आलम शाह ने। और इस तरह से बहलोल लोधी को दिल्ली की सत्ता मिल गई थी। अब बात करते हैं बहलोल लोधी के इतिहास पर। अभी मैं बात कर रहा था बहलोल लोधी के प्रारंभिक इतिहास पर। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी का राज्य अभिषेक हुआ था। ये आपको याद रखना है, 19 अप्रैल 1451 को क्या हुआ था? राज्य अभिषेक हुआ था। बहलोल लोधी ने राज्य अभिषेक के बाद बदायूं के राज्यपाल अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखा। आपके पिता बहुत महान थे, उन्होंने मुझे अपने पुत्र के बराबर सम्मान दिया, इसीलिए मैं आपका नाम खुतबे से हटाए बिना आपके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको थोड़ा
समझा देता हूं। ये खुतबा शब्द आया है। देखिए खुतबा क्या होता है? खुतबा एक धार्मिक प्रवचन होता है इस्लाम में। ठीक है, जो भी शासक बनते थे, वैसे तो मैं इसकी चर्चा बहुत बार अपनी वीडियोस में कर चुका हूं, जो भी शासक बनता था तो खुतबा पढ़वाता था, तो उसमें जो नाम लिया जाता था, तो यहां भी वही कहा जा रहा है कि आपका नाम खुतबे से हटाए बिना, किसका नाम? अलाउद्दीन आलम शाह का, आपके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा हूं। ये किसने कहा था? बहलोल लोधी ने कहा था। बहलोल लोधी ने कभी भी स्वयं को स्वतंत्र शासक नहीं माना है, बल्कि अलाउद्दीन आलम शाह का प्रतिनिधि ही माना है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी ने हुसैन शाह के राज्य जौनपुर के विरुद्ध आक्रमण कर उसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहलोल लोधी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है ये कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था, क्योंकि बहलोल लोधी और जौनपुर के मध्य में बहुत युद्ध हुए थे और अंत में जीत किसकी हुई थी? बहलोल लोधी की हुई थी, और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया था। इसी समय बहलोल लोधी ने अपने बड़े पुत्र बारबाग शाह को जौनपुर का राज्यपाल बनाया था। सबसे अधिक बहलोल लोधी के शासनकाल में ही अफगानों को भारत में बसाया गया था। वैसे तो ये एक प्रश्न बन सकता था बहुत ही अच्छा, और आपको ये याद रखना है, मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है इसको, कि अफगानों को सबसे अधिक किसके शासनकाल में बसाया गया था? बहलोल लोधी के शासनकाल में बसाया गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बहलोल लोधी ने बड़ी संख्या में अफगानियों को सेना में उच्च पद प्रदान किए थे। 1485 में बहलोल लोधी ने अपने राज्य का बंटवारा इस प्रकार किया था। बारबाग शाह को जौनपुर का राज्य, जो कि पहले ही दे दिया था। इसके बाद निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। निजाम खां को ही बाद में सिकंदर लोधी के नाम से जाना गया था। बहलोल लोधी को धार्मिक दृष्टि से उदार शासक माना जाता है, क्योंकि उसके पास अनेक हिंदू सरदार थे। बहलोल लोधी अपने सभी सरदारों को मकसद ए अली कहता था, जिसमें हिंदू सरदार भी शामिल थे। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसको बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। मकसद ए अली कौन कहता था? बहलोल लोधी कहता था। बहलोल लोधी के सभी हिंदू सरदारों में प्रताप सिंह, करण सिंह, त्रिलोकचंद्र आदि प्रमुख सरदार थे। इनको आपको याद रखना है कि ये बहलोल लोधी के शासनकाल में सबसे प्रमुख हिंदू सरदारों में से एक माना जाता है इनको, प्रताप सिंह को, करण सिंह को और त्रिलोकचंद को। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। 1487 ईस्वी में बहलोल लोधी ने ग्वालियर के राजा रामकरण, जिनका नाम कीर्ति सिंह भी था, के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें रामकरण ने 80 लाख टका नजराना स्वरूप प्रदान किया था। इसी समय बहलोल लोधी ने धौलपुर की रियासत पर भी आक्रमण किया और वहां से 100 मन सोना प्राप्त किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय धौलपुर जो रियासत थी वो ग्वालियर के ही अंतर्गत आती थी, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। धौलपुर आधुनिक कहाँ है? राजस्थान में है। इसी अभियान के बाद दिल्ली जाते समय रास्ते में लू लगने से 12 जून 1489 को बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहलोल लोधी को सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भी माना जाता है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं बात करता हूं मृत्यु की। मृत्यु पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बहलोल लोधी बहुत समय से बीमार था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लू लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी, इस पे इतिहासकार एक मत नहीं है, इसीलिए आपको ये तारीख याद रखना है। 12 जून 1489 को मृत्यु हुई थी किसकी? बहलोल लोधी की। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी शासक हुए, उन सभी में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक किसको माना जाता है? बहलोल लोधी को ही माना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज छूट गई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो में तो एडिट नहीं कर सकता उसको, लेकिन मैं वेबसाइट पे उसे अपडेट कर सकता हूं, तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।